चलिए, आप सभी का स्वागत है। देखिए, नीति निर्देशक एलिमेंट्स और फंडामेंटल राइट्स, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको हम जानते हैं। देखिए, मौलिक जो राइट्स है, यानी कि ये क्या है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। सॉरी, ये क्या वाद योग्य है, यानी कि इनको न्यायालय, उच्चतम ये न्यायालय जो होता है फंडामेंटल राइट का ये क्या संरक्षक है, तो ये वाद योग्य है। और इसी के विपरीत में नीति निर्देशक एलिमेंट्स जो है, ये वाद योग्य नहीं है न्यायालय में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि जो दूसरा ये पॉइंट है कि मौलिक जो ये राइट्स हैं, ये बेसिक रूप से इनकी जो इनका नेचर है वो क्या होता है, नकारात्मक होता है। ठीक हो गया। और ये किसी किसी वाले केस में ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जनरली जो बेसिक इनका जो जो नेचर है, जो कि नकारात्मक, यानी कि राज्य को ये कुछ कार्य को ये करने से रोक देते हैं, इसलिए ये क्या है, नकारात्मक की श्रेणी में आते हैं। और वैसे ही और इसका अपोजिट नीति निर्देशक जो एलिमेंट्स है, ये पॉजिटिव सेंस में आते हैं, क्योंकि ये राज्य को ये कुछ ये कार्य करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि ये राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है। अब तीसरा आपका जो आता है, ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट, राजनीतिक लोकतंत्र में। और इसी के विपरीत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये राज्य के नीति निर्देशक जो एलिमेंट है, ये जो है इनकी स्थापना में सहायक होते हैं। किसकी? सामाजिक और आर्थिक। इन शब्दों को अच्छे से आप लोग देख लो। राजनीतिक शब्द जो आएगा, ये फंडामेंटल राइट से संबंधित होगा, और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक जो होगा, ये लोग ये नीति निर्देशक जो ये एलिमेंट है, ये इसमें सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, कि ये व्यक्ति ये केंद्रित होते हैं, यानी कि ये पर्सनल, ये व्यक्तियों के ऊपर ये राइट्स से संबंधित होते हैं, और तो इसलिए उन्हें भी, यानी कि व्यक्तियों के ऊपर केंद्रित है, यानी कि वो कोई भी पर्सनल व्यक्ति हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत में जो राज्य के नीति निर्देशक जो ये एलिमेंट है, ये समाज के ऊपर ये केंद्रित होते हैं, क्योंकि इनका क्या है कि समाज को ऊपर लेके जाना है, मतलब ठीक है, यानी सामाजिक स्तर को ये क्या बढ़ाने से संदर्भित है। तो ये किसी एक पर्सनली ये पर्सन की बात नहीं करता, ये केवल समाज की बात यहाँ पर करेगा। कौन? नीति निर्देशक एलिमेंट्स। ठीक है। अगला है पॉइंट है आपका पांचवा, मौलिक ये अधिकार का, यानी कि उदारवादी दर्शन पर आधारित होते हैं, उदारवादी होते हैं ये। ठीक हो गया। यानी कि ये उदार रूप में ये आधारित होते हैं। इसके विपरीत में नीति निर्देशक जो एलिमेंट है, ये समाजवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी और ये पर्यावरणीय अंतर्राष्ट्रीय ये दर्शन पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द जो है, ये राज्य की नीति निर्देशक ये एलिमेंट जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में, तो ये सभी शब्द किसी न किसी आर्टिकल्स में आए हुए हैं, तो ये इनसे संदर्भित होते हैं। ठीक है, जहां तक की बात आप सभी के क्लियर हो गई होगी। तो ये बेसिक ये क्या डिफरेंस है, और कई बार आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं है। अब एक जो आर्टिकल आता है आने वाला 51A, ठीक है ना, क्योंकि मूल संविधान में 51 के बाद में शुरुआत होती है 50 ये 2 की, लेकिन संविधान संशोधन एक हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जगह दी गई आर्टिकल 51A में, और इसके लिए एक भाग का भी निर्माण ये किया गया था, जो जिसका नाम है भाग 4A। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। अब देखते हैं कि अब इसको ये कब जोड़ा गया, और ये कैसे कैसे इसमें क्या क्या हुआ। देखिए, इसमें इसमें सब चीजें डिटेल में नहीं है, लेकिन जो चीजें मुख्य मुख्य हैं वो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। अब जो चीज नहीं है वो सुन लो। देखिए, भारत के संविधान में के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं, जो है बिल्कुल भी नहीं था, जो कि हमसे इस पहली लाइन में हमसे यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में कर्तव्यों का कोई समावेश नहीं था। कभी आपको सवाल में देगा कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में कोई स्थान नहीं था, तो वैसे केस में आपका आंसर होना चाहिए मूल या मौलिक ये कर्तव्य, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक हो गया। तो ये मूल संविधान में नहीं थे। अब इसको यहाँ जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ लिया गया। ठीक है, 10। ठीक है, अभी हम वर्तमान में हैं कितने, उसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल वर्तमान में 11 है। ठीक है, अब ये 11वां, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको मालूम चलेगा।
अब देखिए, अब ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो ये जोड़ा गया, ये सन 2002 में जोड़ा गया और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक रूप से समझा दी हैं और मूल ये कर्तव्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित भी किया किया जा सकता है। अब ये किन किन श्रेणियों में होंगे? फर्स्ट है राष्ट्र के क्या है जो है मतलब राष्ट्र के प्रति क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। दूसरा है कि समाज के प्रति जी मतलब आप ऐसा समझते हैं कि एक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे, फिर उसी व्यक्ति का समाज के प्रति क्या क्या ये मतलब उसकी जो ये ड्यूटीज होंगी, फिर उसी व्यक्ति का स्वयं के प्रति क्या क्या जी कर्तव्य या ड्यूटीज होंगी। तो इनको 3 भागों में क्या है बांटा गया है। अब इनको वन बाय वन अभी हम देखते हैं तो आपको आइडिया आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी में आपको मालूम चलेगा कि टोटल है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए नंबर जो फर्स्ट है ये आता है 1 से लेकर ये 4 तक जो है ये राष्ट्र के ये प्रति ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जो कि फर्स्ट क्या है कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों संस्थानों और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। यानी कि ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, यानी कि राष्ट्र के ये प्रति ये एक व्यक्ति की धारणा होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका जो क्या कहते हैं पालन करे। तीसरा है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसको छीन होने से रोके, ठीक हो गया। और चौथा है आपका कि ये देश की रक्षा करे और आह्वान यानी कि आह्वान किए जाने पर देश की सेवा भी करे, वो चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, स्वयंसेवक के रूप में भी हो सकता है। यानी कि हर ये एक सेंट्रल लेवल के लिए एक व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य है, वैसे ही समाज के लिए अब उसी व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है। तो ये है आपके नंबर 4th में, 6th में, 7th में। अब इतनी चीजें आपको सारी चीजें कोई रटनी नहीं है, बस ये मालूम होना चाहिए कि 11 है टोटल और इनके बारे में क्या क्या हुआ, 11वां जो है कब जोड़ा गया, ठीक है। तो वैसे ही ये तीसरा पॉइंट आपका आता है स्वयं के यानी कि सेल्फ के रूप में उससे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। क्योंकि कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, तो आपको ऑप्शन से ही मालूम चल जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। बस तो इसमें कोई रटने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। अब बात आती है 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज की। ये क्या है, यानी कि ये है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या शिक्षक उन्हें शिक्षा अवश्य प्रदान करें, ठीक हो गया। यानी कि अब ये प्रदान करने का यहाँ पर ये मतलब होता है कि राज्य की भी जिम्मेदारी होती है कि इन वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें, ठीक हो गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में ये रखनी है। तो उनको ऐसा अवसर दिया जाना ही सही होगा, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आता है 2002 में है या 3 में है, 4 में है, ठीक है। तो इसलिए 2002 का ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो फिलहाल फंडामेंटल ड्यूटीज में इतना ही है, ठीक है। और बाकी इसमें जो चीजें हैं उनको अगर ना भी देखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन कभी आपसे पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, हाँ या ना, तो नहीं। इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद में 10 मौलिक ड्यूटीज को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो फिलहाल आज के लिए सेशन हमारा वो यही था, कल मैंने आपको समझाया भी था। तो आज का सेशन हम यहीं पर करेंगे समाप्त। आप समाप्त यहाँ पर करने से पहले आप लोगों से मैंने कहा भी था कि जो कल के आपका जो लेक्चर हुआ था उसके बारे में कुछ सवाल जवाब होंगे, तो वो जवाब देने के बाद ही सेशन को करेंगे हम समाप्त।